Good morning, students. Welcome to this virtual class. Today we will discuss about light. जी हाँ, क्लास 10 चैप्टर लाइट। सबसे पहले इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको दिमाग में से इसका जो फोबिया हो सकता है वो क्लियर कर देता हूँ। जो लाइट चैप्टर है ये आपने 8th क्लास में भी पढ़ रखा है। इसका मतलब ये है कि आपने 40% से भी ज्यादा सिलेबस ऑलरेडी 8th क्लास के अंदर पढ़ रखा है। हम उसे यहाँ पर फिर भी एक तरह से रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे जरूर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर लाइट। चैप्टर का कंप्लीट नाम है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। चैप्टर के साथ साथ आपको रिफ्लेक्शन क्या होता है और रिफ्रैक्शन क्या होता है ये आपको क्लियर होता रहेगा। सबसे पहले हम पढ़ते हैं लाइट के बारे में। तो लाइट के बारे में सबसे पहले उसकी सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। डेफिनेशन यहाँ पर जो भी आपके पास दी हुई है ये आपने 8th क्लास में भी पढ़ रखी है। क्या है डेफिनेशन? लाइट इज दैट फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूसेस द सेंसेशन ऑफ साइट। इसका मतलब क्या है? लाइट जो है एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। सबसे पहली बात है कि एनर्जी की एक फॉर्म है और ये फॉर्म हमें क्या करती है? ये फॉर्म हमें हेल्प करती है टू सी। साइट में देखने में हमें हेल्प करती है। सपोज करो आपके पास नाइट टाइम है, रात का समय है, तो रात के समय में अगर लाइट ना हो तो आपको कुछ दिखाई नहीं देता। कब दिखाई देता है? जब आप ट्यूब को ऑन करते हो और ट्यूब या बल्ब को ऑन करते हो। और ट्यूब और बल्ब को ऑन करने से होता क्या है, जो हम नॉर्मली बोलते भी हैं, लाइट आ गई। तो वो लाइट क्या करती है? हमें किसी भी चीज को देखने में हमें हेल्प करती है। तो ये है कंप्लीट डेफिनेशन ऑफ लाइट। लाइट इज दैट फॉर्म ऑफ एनर्जी, अगेन देख लेते हैं। लाइट इज दैट फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूसेस द सेंसेशन ऑफ साइट। फिर बारी आती है टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट। जैसे आप लोग टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट में सॉलिड या टाइप्स ऑफ मैटर में सॉलिड लिक्विड गैस हम पढ़ते हैं, वैसे ही हमें यहाँ पर क्या पढ़ना है? टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट इन टर्म्स ऑफ लाइट। इन टर्म्स ऑफ लाइट यानी कि अकॉर्डिंग टू लाइट। तो टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट में आपके पास है लुमिनस ऑब्जेक्ट, नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट। लुमिनस ऑब्जेक्ट वो होते हैं जो अपनी खुद की लाइट को एमिट करते हैं। ऑब्जेक्ट्स विच देमसेल्फ एमिट लाइट। ऐसे ऑब्जेक्ट जो अपनी खुद की लाइट को एमिट करते हैं उन्हें बोलते हैं लुमिनस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल सन, स्टार्स, बर्निंग कैंडल्स, इन सभी की क्या होती है? इन सभी की अपनी लाइट होती है जो ये एमिट करते हैं। इसीलिए हम इन्हें क्या बोलते हैं? लुमिनस ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं। इससे अपोजिट हो जाएगा नॉन लुमिनस। नॉन लुमिनस मीन्स ऑब्जेक्ट्स विच डू नॉट देमसेल्फ एमिट लाइट। जो अपनी खुद की लाइट को एमिट नहीं करते बल्कि दूसरों की लाइट से ही हमें विजिबल होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये बोर्ड है, ये बोर्ड अपनी खुद की लाइट को एमिट नहीं कर रहा, लेकिन ये बिकॉज ऑफ सनलाइट ये हमें दिख रहा है। तो ये बोर्ड किस कैटेगरी में चला जाएगा? ये बोर्ड चला जाएगा नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट की कैटेगरी में। फॉर एग्जाम्पल बुक्स, चेयर्स, टेबल्स एक्सेट्रा। यहाँ पर ये जितने भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं, सपोज करो ये मार्कर भी है, ये मार्कर भी किस ऑब्जेक्ट कैटेगरी में जाएगा? नॉन लुमिनस कैटेगरी में जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि ये अपनी लाइट को एमिट नहीं कर रहा लेकिन ये दिखाई दे रहा है। इट इज विजिबल बिकॉज ऑफ द सनलाइट। ठीक है। इसके बाद आपको ये कुछ पॉइंट्स हैं जो लाइट के बारे में पता होने चाहिए। वेवलेंथ जो रेंज है, वेवलेंथ जो हम लाइट की हम जो स्टडी करते हैं वो हमारे पास है 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर। और ये किस रीजन में आती है? ये विजिबल रीजन के अंदर आती है। लाइट ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन। लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन के अंदर ही ट्रेवल करती है। ये भी आपको 8th क्लास या उससे भी लोअर क्लास से आपको ये पॉइंट पता है। इससे रिलेटेड आप एक्टिविटी भी करते हो वहां पर। ठीक है। थर्ड वन इज लाइट कैन ट्रेवल थ्रू वैक्यूम एज वेल एज थ्रू डिफरेंट मीडिया। लाइट आपके पास वैक्यूम से भी क्लियर पास हो सकती है और डिफरेंट मीडियम से भी पास हो सकती है। स्पीड ऑफ लाइट इज थ्री स्पीड ऑफ लाइट इज डिनोटेड बाय स्मॉल सी एंड इसकी जो वैल्यू आपके पास है वो 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड। इसके बाद ये दो डेफिनेशन आपके पास हैं, इन दोनों को बड़े ध्यान से आपने देखना है। लाइट ट्रेवल फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर अलोंग ए स्ट्रेट पाथ जॉइनिंग वन पॉइंट टू अनदर इज कॉल्ड रे ऑफ लाइट। अगर लाइट दो पॉइंट को ज्वाइन कर रही है, सपोज करो जैसे यहाँ पर ए पॉइंट था, यहाँ पर ये बी पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर रही है इस तरह से, तो इसे हम बोलते हैं सिंपल रे ऑफ लाइट। इसे हम सिंपल क्या बोलते हैं? रे ऑफ लाइट। और बंडल ऑफ सच रेज, इस तरह से अगर आपके पास इस तरह से बंडल है इस तरह की रेज का, उस बंडल को हम बोलते हैं बीम ऑफ लाइट। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? बीम ऑफ लाइट। और यहाँ पर जो ये एरो है, ये एरो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इस एरो को आपको समझना है। ये एरो देखो ध्यान से, यहाँ पर ये एरो क्या रिप्रेजेंट करता है कि जो लाइट रेज है वो लेफ्ट साइड से आ रही है, कमिंग फ्रॉम लेफ्ट साइड,
coming from left side and going to right side, going to right side। तो जैसे हमारे पास सेकंड चैप्टर था, हमारे पास फर्स्ट चैप्टर भी था, डायरेक्शन ऑफ करंट फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, कन्वेंशनल करंट की अगर हम बात करें, और अगर इलेक्ट्रॉनिक करंट की बात करें तो नेगेटिव टू पॉजिटिव। उसी तरह से इस पूरे चैप्टर में इन एरोज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहने वाला है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आपको वो सारी बातें क्लियर होती रहेंगी। तो यानी कि जो एरोज है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड चैप्टर में भी क्या था, मैग्नेटिक फील्ड के एरोज, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो एरो से दी जाती थी। तो आपको ये समझना है कि 10th क्लास में ये एरोज बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है आप इसको जैसे मर्जी लगा दो, सपोज करो आपने एक ऐसा लगा दिया, फिर आप सपोज करो एक ऐसा लगा दो, फिर एक ऐसा लगा दो, ऐसा नहीं होता। एक प्रॉपर एरो एक प्रॉपर डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, इसीलिए आपने उसे प्रॉपरली ही बनाना है। तो यहाँ पर आपके पास ये सारा का सारा जो पोर्शन था वो सिर्फ और सिर्फ लाइट को रिप्रेजेंट करता है, लाइट के बारे में छोटी छोटी बातों को रिप्रेजेंट करता है। तो आप सभी इससे रिलेटेड जो स्क्रीनशॉट है, ये स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो, अपने नोट्स बना सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इससे रिलेटेड नोट्स भी आप लोग बना लीजिए अपने, ओके। अब चलते हैं हम अपने इस सेकंड वर्ड पर। हमने लाइट को डिस्कस कर लिया, अब हम चलते हैं रिफ्लेक्शन पार्ट पे। रिफ्लेक्शन पार्ट लेंथी रहेगा, लगभग 50% रहेगा चैप्टर का। उसके बाद वर्ड है रिफ्रैक्शन, जो होगा बिल्कुल सिमिलर टू रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो 50% वो रहेगा। तो इस चैप्टर के अंदर जो मेजर पोर्शन रहेंगे वो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन ही रहने वाले हैं। तो अब हम क्या करेंगे, रिफ्लेक्शन को स्टडी करेंगे। रिफ्लेक्शन को स्टडी करते समय हमें लगभग 3 या 4 वीडियो लेक्चर हमारे लग जाएंगे, ठीक है। तो आने वाले 3 से 4 लेक्चर हम क्या पढ़ेंगे, सिर्फ और सिर्फ रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ेंगे, और उसके बाद 3 से 4 लेक्चर हम रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं रिफ्लेक्शन के बारे में। रिफ्लेक्शन, तो रिफ्लेक्शन होता क्या है पहले आपको ये समझना है, ठीक है। सपोज करो आपके पास एक बॉल है, सपोज करो ये आपके पास एक बॉल है, मैं इसके ऊपर एक बॉल को थ्रो करता हूं। मैं क्या कर रहा हूं, एक बॉल को इसके ऊपर थ्रो करता हूं, तो वो क्या होगा, वो बॉल इस सरफेस से स्ट्राइक करके मेरे पास दोबारा आ जाएगी। आपको ये बात समझ में आती है? अगर आपको ये बात समझ में आती है तो इसके बाद रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यहाँ पर जो वर्ड है रिफ्लेक्शन, एक्चुअली वो है क्या, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है। तो ये वर्ड भी आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इसमें होगा क्या, हम लाइट रेज को सरफेस के ऊपर फॉल करेंगे, फॉल करने के बाद जो लाइट रेज हैं वो बाउंस बैक होंगी इन द सेम मीडियम, और उसी को हम बोलते हैं, उसी फिनोमिना को हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या बोलते हैं उसे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट आपके पास है इट इज द, या रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इज द फिनोमिना फिनोमिना ऑफ बाउंसिंग bouncing of light, bouncing of light to the same medium, same medium after striking, after striking a surface, after striking a surface, ठीक है। रिफ्लेक्शन का मतलब क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का मतलब क्या है, इट इज द फिनोमिना ऑफ बाउंसिंग ऑफ लाइट टू द सेम मीडियम आफ्टर स्ट्राइकिंग ए सरफेस। और यहाँ पर जो सरफेस है, यहाँ पर जो स्ट्राइकिंग सरफेस है, इसे हम बोल देते हैं रिफ्लेक्टर। इसे हम क्या बोल देते हैं, रिफ्लेक्टर। सबसे कॉमन रिफ्लेक्टर जो आपके पास है वो क्या आपके पास है, मिरर। वैसे परफेक्ट मिरर है, लेकिन कोई भी हाईली पॉलिश्ड सरफेस अगर आपके पास है, हाईली पॉलिश्ड सरफेस आपके पास अगर है, तो वो कैसे बिहेव करेगा, एज ए रिफ्लेक्टर बिहेव करेगा। रिफ्लेक्टर की ही प्रॉपर्टी होती है सबसे ज्यादा टू रिफ्लेक्ट लाइट, टू रिफ्लेक्ट लाइट। अब इससे रिलेटेड जो आपके पास टॉपिक आएगा नेक्स्ट पार्ट में, वो आता है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। वो आपके पास क्या आता है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लेकिन रिफ्लेक्शन यानी कि जो टॉपिक है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, इसे कंप्लीटली समझने के लिए आपको कुछ
टर्म्स समझनी पड़ेंगी, और उन टर्म्स को समझने के लिए हमें एक कंडीशन या फिर हमें एक सिचुएशन समझनी पड़ेगी। तो अभी हम क्या करते हैं, उसी सिचुएशन को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, यहां पे देखो आप, क्योंकि हमें क्या स्टडी करना है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन स्टडी करना है। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में ऐसी कुछ टर्म्स आएंगे जो आपको क्लियर होनी बहुत जरूरी है। उन्हीं टर्म्स को क्लियर करने के लिए हम यहाँ पर एक छोटी सी सिचुएशन को एज्यूम कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे एज्यूम करेंगे एक रिफ्लेक्टर पार्ट को। रिफ्लेक्टर, सपोज करो मिरर, ठीक है, मिरर। तो ये सपोज करो हमारे पास मिरर है, और मिरर को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें इस तरह से इसे शेड करना पड़ता है। ठीक है, देखो आपको ये बात समझनी है कि अगर आपके पास ये सिंपल लाइन है, इस तरह से अगर आपके पास सिंपल लाइन है, तो ये रिप्रेजेंट करती है ग्लास को, इट रिप्रेजेंट अ सिंपल ग्लास। लेकिन अगर आपके पास लाइन के साथ इस तरह से आपने शेड किया हुआ है, तो ये रिप्रेजेंट करता है आपके पास मिरर को। ये किसे रिप्रेजेंट करता है, मिरर को। मैंने यहाँ पे भी लिखा हुआ है। तो ये आपके पास है एक तरह से मिरर। रिफ्लेक्शन मिरर से होती है, ग्लास से नहीं होती, ये बात भी आपको समझनी है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या चाहिए, हमें मिरर चाहिए। इसके बाद अब हम क्या करेंगे, यहां पर एक रे ऑफ लाइट को फॉल करेंगे इस मिरर के ऊपर। इस एक रे ऑफ लाइट को फॉल करेंगे मिरर के ऊपर, लाइक दिस। ठीक है, समझ में आ रही है आपको बात है? इसको नाम दे देते हैं, इसको नाम दे देते हैं पीओ। इसको क्या नाम दे देते हैं, पीओ। क्लियर? अब होगा क्या, सपोज करो यहां पर ये रे ऑफ लाइट नहीं है, बल्कि ये एक आपके पास एक बॉल है। तो जैसे आप इस बॉल को यहां पर स्ट्राइक करोगे, ये बॉल इस तरह से इस डायरेक्शन के अंदर आप वापस आ जाती है आफ्टर रिफ्लेक्शन। आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा, सपोज करो यहां पर एक बॉल है, वो बॉल स्ट्राइक करती है, तो बॉल स्ट्राइक होने के बाद यहां पर ऐसे आ जाएगी। ठीक है, आप इसे बिल्कुल सिमिलर टू कैरम बोर्ड भी, जैसे कैरम बोर्ड हम खेलते हैं, तो कैरम बोर्ड में अगर आप यहाँ पर हो, आपको यहाँ से कोई कॉइन को लेना है, तो आप कई बार करते हो ना, यहाँ पर कैरम से कॉइन को स्ट्राइक करते हो, स्ट्राइकर को स्ट्राइक करते हो, फिर स्ट्राइकर यहाँ पर जाता है। बिल्कुल सेम सिचुएशन है। तो यहाँ पर हम इसे मान लेते हैं ओ क्यू। ठीक है, क्लियर होगी बात यहाँ पर? अब ध्यान से सुनो, यहाँ पे कुछ बातें आपको समझनी है। ये ओ पी ओ रे मिरर के ऊपर फॉल कर रही है, पी ओ रे मिरर के ऊपर फॉल कर रही है, इसीलिए हम इसे क्या बोल देते हैं, हम इसे इंसिडेंट रे बोल देते हैं। हम क्या बोल देते हैं इसे, इंसिडेंट रे, क्योंकि ये क्या कर रही है, इंसिडेंट कर रही है, फॉल कर रही है। फॉल करना मीन्स इंसिडेंट करना। और ये जो रे है ओ क्यू, ये रे इस मिरर से स्ट्राइक करके वापस आ रही है इन द सेम मीडियम। तो इस रे को हम बोल देते हैं रिफ्लेक्टेड रे। इसे हम क्या बोल देते हैं, रिफ्लेक्टेड रे। क्या बोल देते हैं इसे, रिफ्लेक्टेड रे। अब ये है हमारे पास पॉइंट, इस ओ पॉइंट पर इंसिडेंट रे फॉल कर रही है, इंसिडेंट रे फॉल कर रही है इस ओ पॉइंट पर। ये पॉइंट कहां पर है, ये पॉइंट है मिरर के ऊपर, इसीलिए इस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, इसे क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो यहां पर अभी आपको ये तीन वर्ड क्लियर होने चाहिए, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अ रे ऑफ लाइट falling on the mirror is called incident ray. A ray of light coming back from mirror after striking is known as reflected ray. Proper definition क्या है वो भी मैं आपको यहाँ पे लिखवा देता हूँ। ये है हमारे पास पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ये हमारे पास क्या है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। इसे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस क्यों बोला जाता है, क्योंकि इस पॉइंट के ऊपर इंसिडेंट रे फॉल करती है। अब एक बात और आपने एज्यूम करनी है, समझनी है अपने माइंड में। यहां पर पॉइंट ऑफ इंसिडेंट से बिल्कुल परपेंडिकुलर, एक मिनट, इस ओ पॉइंट पर विद रिस्पेक्ट टू दिस ओ पॉइंट एंड दिस मिरर सरफेस आप क्या करोगे, बिल्कुल एक परपेंडिकुलर लाइन डॉटेड फॉर्म में इस तरह से आप लगाओगे। इसे बोलते हैं नॉर्मल। इसे क्या बोलते हैं, नॉर्मल। क्लियर?
इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, नॉर्मल। नॉर्मल कुछ भी नहीं है, सिंपल एक इमेजिनरी लाइन है टू द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, परपेंडिकुलर टू द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, इससे हमने क्या किया है, एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ की है परपेंडिकुलर, और ये इमेजिनरी लाइन है इसीलिए हमने इसे डॉटेड फॉर्म में रखा है। इसीलिए हमने इसे किस फॉर्म में रखा है, डॉटेड फॉर्म में रखा है। क्लियर आपको बात है? बस अब 2 पॉइंट और याद रखने हैं और उसके बाद हमारा ये सारा काम, यानी कि हम इस टॉपिक को समझ पाएंगे, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पॉइंट को समझ पाएंगे। ध्यान से देखो, पी ओ एन, नॉर्मल एन, यहां पर पी ओ एन, एंगल, इस एंगल को हम बोलते हैं पी ओ एन, यानी कि ये वाला पार्ट, इस एंगल को हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस रिप्रेजेंट करते हैं एंगल आई से। द एंगल सबटेंडेड बाय इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल, एंगल सबटेंडेड बाय, एंगल सबटेंडेड बाय इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। उसे हम क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलेंगे। इसके बिल्कुल सिमिलर हमारे पास ये बन जाएगा एंगल आर। क्यों? क्योंकि ये रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में है। इसे हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, एंगल क्यू ओ एन इज सेड टू बी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और इसे रिप्रेजेंट करते हैं एंगल आर से, स्मॉल आर से। तो आपको ये सारी सिचुएशन, ये सारे पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए। जैसे ही आपको ये सारे पॉइंट्स पता लग जाएंगे, आप लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के जो 2 पॉइंट्स हैं, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में आपके पास कितने पॉइंट्स हैं, 2 पॉइंट्स हैं, आपको वो दोनों पॉइंट एकदम से समझ में आ जाएंगे। सबसे पहला क्या था, इंसिडेंट रे। क्लियर हो गया आपको? प्रॉपर डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो प्रॉपर डेफिनेशन आपके पास बनती है, द रे ऑफ लाइट विच फॉल ऑन द मिरर सरफेस। अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो इसकी डेफिनेशन क्या बनती है, द रे ऑफ लाइट विच फॉल ऑन द मिरर सरफेस। थोड़ा छोटा सा लिख देता हूँ, छोटे छोटे, द रे विच फॉल ऑन मिरर सरफेस, इसे क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे बोलते हैं। अगर हम बात करें रिफ्लेक्टेड रे की, द रे ऑफ लाइट विच इज सेंड बैक बाय द मिरर आफ्टर रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्टेड रे की डेफिनेशन आपके पास क्या बन जाएगी, रिफ्लेक्टेड रे की आपके पास डेफिनेशन बनेगी, द रे ऑफ लाइट which is which is sent back which is sent back by the mirror after reflection. After reflection is called reflected ray, is called reflected ray. Point of incidence, point of incidence is the point at which incident ray fall on the mirror, is the point on which incident ray fall. Point of incidence is the point at which incident ray fall on the mirror. इसके बाद आपके पास है नॉर्मल, the line ON, the line ON which is normal perpendicular to the mirror is called normal. इसे normal इसलिए बोलते हैं क्योंकि perpendicular ray है, ये भी पॉइंट आप याद रख सकते हो। उसके बाद एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, the angle subtended by incident ray and normal is called angle of incident, and angle subtended by reflected ray and normal is called एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। आपको ये सारी बातें यहाँ पर क्लियर होनी चाहिए। अब आपको यहाँ पर ये सारी बातें क्लियर हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बुक्स में ऑलरेडी अवेलेबल है ये डायग्राम वहां पर। और अब आपको ये समझना कि व्हाट इज द लॉ, व्हाट इज द टू इंपॉर्टेंट लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हमारे पास है, फर्स्ट लॉ हमारे पास है, द इंसिडेंट रे
normal and reflected ray all lie all lies in the same plane, all lies in the same plane। जैसे आपके पास डायग्राम था, ये डायग्राम दोबारा बना देता हूं मैं आपके लिए बिल्कुल सिंपल वे में। तो ये थी हमारे पास इंसिडेंट रे, ये थी हमारे पास रिफ्लेक्टेड रे, ये थी हमारे पास नॉर्मल, और ये था हमारे पास पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। तो यहाँ पर जो फर्स्ट लॉ आपके पास है वो ये है कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाइज इन द सेम प्लेन, ये सभी की सभी सेम प्लेन के अंदर लाई करती हैं। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। अब इसको आपको समझना पड़ेगा कि ये एक ही प्लेन में लाई करती है। इसका मतलब क्या है, देखो ध्यान से समझने की कोशिश करना। जैसे मेरे पास यहाँ पर एक 3 पेन का सिस्टम है, मेरे पास ये 3 पेन का सिस्टम है। ये सपोज करो मेरे पास है इंसिडेंट रे, ये मेरे पास सपोज करो है रिफ्लेक्टेड रे, और ये मेरे पास है नॉर्मल। तो लाई इन द सेम प्लेन का मतलब क्या है, लाई इन द सेम प्लेन का मतलब ये है कि अगर आप इसे यहां से देख रहे हो, जैसे मैं देख रहा हूं और आप देख पा रहे हो, तो ये तीन आपको अलग अलग नजर आ रही है। ठीक है, ये तीनों आपको क्या नजर आ रही है, अलग अलग नजर आ रही है, लेकिन ये एक सेम प्लेन के अंदर है। कैसे एक सेम प्लेन के अंदर है, जैसे हम इसे इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, यहां से इस पॉइंट ऑफ व्यू से इस साइड से देखेंगे, तो हमें ये तीन अलग अलग नजर नहीं आ रहे हैं, बल्कि ये हमें एक ही नजर आ रहे हैं। ठीक है, ये हमें एक ही नजर आ रहे हैं क्योंकि ये एक ही प्लेन में है, ये इस बात को रिप्रेजेंट करता है। तो इस तरह से आपने इस फर्स्ट लॉ को समझना है, द इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। सेकंड लॉ, सेकंड लॉ हमारे पास क्या है, सेकंड लॉ हमारे पास है रिलेटेड टू देयर एंगल्स। हमें पता है ये एंगल आई है, ये एंगल आर है। एंगल आई मींस एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल आर मींस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में हमारे पास सेकंड लॉ ये है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन मींस एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। ये जो एंगल है ये इस एंगल के हमेशा हमेशा इक्वल रहेगा। एंगल आई मस्ट बी इक्वल टू एंगल आर इन ऑल सिचुएशंस। ठीक है, तो अभी हमने क्या स्टडी किया, अभी हमने लाइट के बारे में स्टडी कर लिया, उसके बाद हमने रिफ्लेक्शन के बारे में स्टडी किया। ठीक है, क्लियर है। अभी हमें बहुत सारी बातें, छोटी छोटी बातें इसी से रिलेटेड डिस्कस करनी है, और उसके बाद हमारे पास इससे रिलेटेड डायग्राम्स आएंगे। डायग्राम्स अगेन 8th क्लास में आपने कर रखे हैं। ठीक है, तो जो बच्चे इसके लिए एडवांस तैयारी करना चाहते हैं वो 8th क्लास की बुक से भी से देख सकते हैं, या 10th क्लास की बुक से भी से देख सकते हैं। अभी हमें क्या करना है, छोटी छोटी डेफिनेशंस को यहाँ पर स्टडी करना है। तो ये क्वेश्चन बनता है, व्हाट डू यू मीन बाय रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ये क्वेश्चन भी बनता है, आपने इसे प्रिपेयर करना है। अब हमारे पास है इमेजेस के बारे में, अब हमारे पास है इमेज के बारे में कि इमेज क्या होती है, कितने टाइप की होती है, टाइप्स ऑफ इमेज। ठीक है, छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं, आपसे पूछी जा सकती हैं, आपको पता होनी चाहिए हर लेवल पर। तो समझो यहाँ पर इमेज क्या होती है, ध्यान से समझने की कोशिश करना। व्हाट इज एन इमेज, इमेज क्या होती है, इमेज की प्रॉपर डेफिनेशन आपको लिखवाई जाएगी। उसके बाद इमेज की टाइप, 2 टाइप्स की इमेज होती है, एक होती है रियल इमेज और एक होती है वर्चुअल इमेज। तो ये दोनों ही इमेज के बारे में आपको बताया जाएगा, ध्यान से समझिए। सबसे पहले आपको ये समझना है इमेज बनती कैसे है, कब बनती है। तो इसके लिए आपको अपना रिफ्लेक्शन वाला डायग्राम ही समझना पड़ेगा दोबारा। देखो ध्यान से समझो यहाँ पर। ये आपके पास क्या है, आप बता सकते हो ये क्या आपके पास, ये आपके पास है इंसिडेंट रे। ये आपके पास क्या है, इंसिडेंट रे। एक इंसिडेंट रे के लिए एक रिफ्लेक्टेड रे जरूर होगी, ये आपको समझ में आनी चाहिए। सपोज करो ये इंसिडेंट रे 1 है, तो ये आपके पास क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्टेड रे 1। ठीक है, अब पॉइंट ये है कि इमेज कब बनती है, इमेज तब बनती है जब टू रिफ्लेक्टेड रेज, टू और मोर, टू और मोर कर सकते हैं, लेकिन हम जो डायग्राम्स में शो करेंगे वो हमेशा टू करेंगे, इसलिए मैं यहाँ पे टू लिख रहा हूं। व्हेन टू रिफ्लेक्टेड रेज मीट oblique appear to meet, appear to meet at that point, at that point image is formed, image is
फॉर्म, ये आपको समझना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर रिफ्लेक्टेड रे 1 है ना, ऐसे ही हम यहाँ पर एक सेकंड रिफ्लेक्टेड रे भी मान सकते हैं। और जब हम ये देखेंगे कि रिफ्लेक्टेड रे 1 और रिफ्लेक्टेड रे 2 मीट कर रही हैं, अब मीट का मतलब क्या होता है, यहाँ पे समझ लो, मीट का मतलब होता है इस तरह से कट करना, यानी कि टू टू सॉलिड लाइंस अगर आपकी मीट करती हैं, टू सॉलिड लाइंस आपकी मीट करती हैं, तो उसे हम बोलेंगे कि वो एक्चुअली में मीट कर रही है। क्या कर रही है? एक्चुअली में मीट कर रही है, और वहां पर एक इमेज बनेगी। दूसरा केस क्या है? अपीयर टू मीट, अपीयर टू मीट। इस केस में क्या होगा? डॉटेड लाइन बनेगी, दोनों हो सकती हैं, एक भी हो सकती है। इस केस में क्या होगा? टू डॉटेड लाइन कट, टू डॉटेड लाइन कट, तो वहां पर भी आपकी इमेज बनेगी। तो इमेज कब बनती है? आपको क्लियर हो गया? इमेज वहां पर बनती है जहां पर भी टू और मोर रिफ्लेक्टेड रेस या तो वो मीट करेंगी या फिर अपीयर टू मीट होंगे, तो वहां पर क्या बनेगी? इमेज। और उसी के बिहाफ पर, उसी के बेसिस पर आपकी रियल और वर्चुअल इमेज प्रिपेयर होती है। अगर टू रिफ्लेक्टेड रेस एक्चुअली मीट करती हैं लाइक दिस, एक्चुअली मीट, उसे हम बोलेंगे रियल इमेज। और अगर डॉटेड लाइन में कट करती हैं, मींस अपीयर टू मीट का केस है, अपीयर टू मीट, तो उसे हम बोलेंगे वर्चुअल इमेज। उसे हम क्या बोलेंगे? वर्चुअल इमेज। यहां पर माइट बी पॉसिबल, अभी आपको इसमें थोड़ी कंफ्यूजन हो रही होगी कि एक्चुअली मीट का मतलब क्या है, इस तरह से कट कब करेगी, अपीयर टू मीट का मतलब क्या है, डॉटेड लाइन कैसे कट करेंगे। तो ये सारी बातें आपको इससे नेक्स्ट वीडियो में, जहां पर हम इसे प्रैक्टिकली करके देखेंगे, वहां पर आपको ये सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है? तो यहां पर अभी आपको सिर्फ ये समझना है इमेज कब बनती है, जब टू रिफ्लेक्टेड रेस मीट का केस हो या अपीयर टू मीट का केस हो। ठीक है? वहां पर इमेज आपकी बनती है। टाइप्स ऑफ इमेज, टू टाइप्स की इमेज है, रियल इमेज, वर्चुअल इमेज। रियल इमेज जब एक्चुअली मीट का केस होता है, और वर्चुअल इमेज जब आपका अपीयर टू मीट का केस होता है, तब आपके पास यहाँ पर पॉसिबल होती है। इसके बाद आपको एक बात ध्यान रखनी है, रियल इमेज के साथ एक वर्ड हमेशा जुड़ता है, एंड दैट वर्ड इज इन्वर्टेड। तो रियल इन्वर्टेड हमेशा साथ साथ चलते हैं वर्ड। और वर्चुअल के साथ जो वर्ड जुड़ता है वो जुड़ता है इरेक्ट। वर्चुअल का मतलब क्या है? वर्चुअल के साथ एक जो वर्ड जुड़ेगा उसका वो होता है इरेक्ट। अब इन्वर्टेड और इरेक्ट का मतलब क्या है? सपोज करो आपके पास ये एक ऑब्जेक्ट है, ये एक ऑब्जेक्ट है, और इसकी इमेज ये बनती है, ये क्या बन रही है? इसकी इमेज बन रही है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ऊपर कैप है, यहाँ पर भी ऊपर कैप है, यहाँ पर ऊपर कैप है, यहाँ पर भी ऊपर कैप है, इसे बोलते हैं इरेक्ट। इसे हम क्या बोलेंगे? इरेक्ट। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट आपके पास इस तरह से है, कैप ऊपर है, लेकिन जो इमेज बन रही है वो इस तरह से बन रही है जिसके अंदर कैप नीचे आ जाती है, उसे हम बोलते हैं इन्वर्टेड इमेज। उसे हम क्या बोलते हैं? इन्वर्टेड इमेज। तो यहाँ पर एक छोटा सा पॉइंट था, डेफिनेशन आप बुक में देख सकते हो, क्योंकि ये वीडियो लेंथी हो रही है, छोटे छोटे वर्ड्स को लेकर भी लेंथी हो रही है। इमेज पता लग गई कब बनती है? when two or more reflected rays meet or appear to meet, वहां पर at that point image is formed। if after reflection reflected rays actually meet at a point, then real image is formed। if after reflection two reflected rays appear to meet, then at that point virtual image is formed। रियल इमेज फॉर्म्ड ऑन स्क्रीन, जो रियल इमेज होती है वो स्क्रीन पर फॉर्म करती है, फॉर्म्ड ऑन स्क्रीन, ये भी आपको ध्यान रखना है। वर्चुअल इमेज कांट फॉर्म ऑन स्क्रीन, वर्चुअल इमेज कांट फॉर्म ऑन स्क्रीन, ये स्क्रीन पर नहीं बनती है, आपको ये भी बात ध्यान रखनी है। स्क्रीन पर बनना ना बनना वो भी आपको बाद में बताया जाएगा। रियल के साथ एक वर्ड जुड़ेगा इन्वर्टेड, और वर्चुअल के साथ एक वर्ड जुड़ेगा इरेक्ट, ये भी आपको हमेशा हमेशा याद रखना है। ठीक है? यहां तक आपको सारी बातें याद रखनी है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, समझ सकते हैं, देख सकते हैं। इसके बाद हमारे पास टॉपिक है स्फेरिकल मिरर। इसके बाद हमारे पास जो वर्ड है वो वर्ड है हमारे पास स्फेरिकल मिरर। तो स्फेरिकल मिरर कैसे होते हैं अब आपको ये समझना है। स्फेरिकल मिरर को समझने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा, स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर को समझने के लिए सबसे पहले आपको प्लेन मिरर को समझना पड़ेगा। प्लेन मिरर, जैसे ही आपको
प्लेन मिरर क्लियर हो जाएगा, आपको स्फेरिकल मिरर भी क्लियर हो जाएगा। तो स्फेरिकल मिरर कैसे, प्लेन मिरर कैसे बनता है पहले वो समझिए। प्लेन मिरर के लिए सबसे पहले हमारे पास होती है एक ग्लास शीट, एक ग्लास शीट। इसी ग्लास शीट के ऊपर सबसे पहले हम सिल्वर की कोटिंग करते हैं और उसके बाद हम पेंट की कोटिंग कर देते हैं। तो अगर हम राइट साइड से, ये सारा काम हम कहाँ से कर रहे हैं, राइट साइड से, तो जो हमारी ग्लास शीट होगी वो कैसे कन्वर्ट हो जाएगी, हमारी ग्लास शीट इस तरह से कन्वर्ट हो जाएगी। मींस इसका जो रफ साइड है वो राइट साइड में चला जाएगा और जो शाइनिंग पार्ट है वो कहाँ आ जाएगा, लेफ्ट साइड आ जाएगा। ठीक है, वो कहाँ पर आ जाएगा, लेफ्ट साइड। बिल्कुल सिमिलरली यहां पर हम स्फेरिकल मिरर को भी डिस्कस कर सकते हैं। अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें स्फेरिकल मिरर के लिए हमें एक बॉल फॉर्म में, हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक बॉल फॉर्म में अपने पास एक ग्लास शीट रखनी पड़ेगी। जैसे यहां पर ग्लास शीट क्या आती है, बिल्कुल प्लेन थी, अब ग्लास शीट क्या होगी, एक स्फेरिकल फॉर्म में होगी। ठीक है, हम क्या करेंगे, इसके इस पार्ट को कट कर देंगे, यानी कि हमने सपोज करो इस पार्ट को यहां पर कट कर दिया। ठीक है, इस पार्ट को कट करने के बाद, इस पार्ट को कट करने के बाद सपोज करो हमारे पास यहां पर ये आ गया हमारा ग्लास शीट का पार्ट, हमारे पास क्या आ गया, इस तरह से ग्लास शीट का पार्ट हमारे पास आ गया। अब अगर हम सिल्वर की कोटिंग राइट साइड से करते हैं और फिर पेंट की कोटिंग भी राइट साइड से करते हैं, दोनों ही चीजें हमने कहां से की है, राइट साइड से की है, तो हमारे पास मिरर कैसा बनेगा, हमारे पास मिरर बन जाएगा लाइक दिस। हमारे पास मिरर कैसे बनेगा, इस तरह से हमारे पास मिरर बनेगा, यानी कि रफ साइड राइट साइड में है और शाइनिंग साइड लेफ्ट साइड पे। लेकिन अगर हम इसकी जो सिल्वर की कोटिंग और पेंट की कोटिंग सपोज करो लेफ्ट साइड से करते हैं, तो हमारे पास कैसा मिरर बनेगा, उस केस में हमारे पास जो मिरर बनेगा वो इस तरह से बनेगा। यानी कि अब यहां पर जो शाइनिंग साइड है वो कहां पर है, शाइनिंग साइड टूवर्ड्स राइट, और रफ साइड कहां पर है हमारे पास, रफ साइड हमारे पास कहां पर है, लेफ्ट साइड पर आ गई है। तो यहां पर आपको शायद देखने में ये मिरर दोनों सेम लगे, लेकिन ये दोनों सेम मिरर नहीं है। इस मिरर के अंदर क्या है, जो शाइनिंग साइड है वो कर्व इनवर्ड है, शाइनिंग साइड कर्व इनवर्ड है, और यहां पर जो शाइनिंग साइड है वो क्या है, कर्व्ड आउटवर्ड है। ठीक है, ये दोनों मिरर बिल्कुल अलग हैं और इसका नाम क्या है, इसका नाम आपके पास है कनकेव मिरर, और इसका नाम आपके पास क्या है, कन्वेक्स मिरर। तो आपको ये बात इस तरह से समझनी पड़ेगी। ठीक है, दोनों ही मिरर बनाने का प्रोसेस लगभग सिमिलर है, बस एक साइड में हमें जो पेंटिंग करनी है और सिल्वर की जो कोटिंग करनी है वो राइट साइड से करनी है इसके कॉरस्पॉन्डिंग, और जो शाइनिंग सरफेस होगा वो क्या हो जाएगा, कर्व इनवर्ड हो जाएगा, यानी कि अंदर वाला हिस्सा कर्व इनवर्ड है। ठीक है, और यहाँ पर जो शाइनिंग सरफेस है वो क्या है, हमारे पास बाहर वाला पार्ट है। जैसे सपोज करो आपके पास इस तरह से, जैसे मेरा हैंड है, इस तरह समझने की कोशिश करो, ये अगर आपके पास शाइनिंग सरफेस यहाँ पर है तो वो बन जाएगा कन्वेक्स मिरर, और अगर शाइनिंग साइड आपके पास ये वाला हिस्सा है तो ये बन जाएगा आपके पास कनकेव मिरर। ओके, तो यहाँ पर इस वीडियो को फिनिश करते हैं, काफी लेंथी वीडियो हो जाएगी नहीं तो अभी हमने स्टडी किया लाइट के बारे में, रिफ्लेक्शंस के बारे में, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में, फिर यहाँ पर हमने डिस्कस किया स्फेरिकल मिरर के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स पढ़ेंगे, कुछ रूल्स पढ़ेंगे, हाउ टू फॉर्म इमेजेस, और इस तरह से हमारा टॉपिक चलता रहेगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।